नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। एक्चुअली हम लोग जानेंगे प्रेसिपिटेशन होता क्या है। स्नोफॉल होता है क्या, वो प्रेसिपिटेशन होता है। रेनफॉल होती है क्या, वो प्रेसिपिटेशन होता है। कोहरा होता है क्या, वो प्रेसिपिटेशन होता है। ये सब क्वेश्चन है, इनके आंसर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेसिपिटेशन बेसिकली हमारा सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ द मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। जब वाटर वेपर ऊपर राइज करते हैं तो उनका कंडेंसेशन होता है। उसके बाद हमारा जो है मॉइस्चर जो है, रिलीज ऑफ मॉइस्चर है, ये कंडेंसेशन हुआ। जो वाटर वेपर है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुए और फिर उनका रिलीज ग्राउंड पे या किसी सतह पे ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक, या प्रेसिपिटेशन जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यह सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में हो सकता है। इन तीनों फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब सॉलिड फॉर्म में होगा, कब लिक्विड फॉर्म में होगा, अब कब गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंडेंसेशन इन द एयर हेल्प द कंडेंस्ड पार्टिकल टू ग्रो इन साइज। जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया है, जो मॉइस्ट एयर है, ज़्यादा से ज़्यादा जब राइज करती जाती है तब हमारा कंडेंसेशन होता जाता है। ठीक, अब जो एक नॉर्मल जो हमारी इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर एक्चुअली जो वाटर वेपर थे वो फिर से ग्राउंड पे आ जाते हैं, उसे ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक, होता क्या है, जो वाटर है हमारा रिवर्स में या प्लांट के द्वारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से या और कहीं वाटर है, उसका जब इवेपोरेशन होता है तब वह ऊपर को राइज करता है। और हम जानते हैं जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होता है। कैसे कम होता है, नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिलती है पर 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर डिग्री टेम्परेचर कम होता है। या हम कहें कि 6.5 डिग्री जो डिग्री टेम्परेचर है वो कम होता है पर 1 किलोमीटर। ठीक, तो नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से एयर हमारी ठंडी होती है। जब एयर हमारी फैलाव होगी, एक्सपैंड होगी तो ठंडी भी होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो हमारी एयर कंडेंस होने लगती है। जब उसका सैचुरेशन पॉइंट 100% हो जाता है तब कंडेंस होकर वह बादल का फॉर्मेशन करती है और हमारा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। कंडेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल या फिर उनको हम कह सकते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी पर हमने एक और भी वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोगों ने सीधे बात करी है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। ठीक, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें। इसमें फ़िलहाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली है क्या। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एक्चुअली देखा जाता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर में कितना है और अपॉन उसके टोटल कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना उसमें मॉइस्चर रखा जा सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और इस वक्त उसमें कितना मॉइस्चर है। उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें परसेंटेज मिल जाता है कि कितना मॉइस्चर उसमें कंटेन्ड है। और जब किसी भी एयर मास की जब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तब उसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और उसी सैचुरेशन पॉइंट पर बारिश या हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक, अब वही प्रोसेस हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेनफॉल होती कैसे है। बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई हुआ। जब टेम्परेचर हाई हुआ तो जो है हमारी जो एयर है, एयर मास है, ऊपर राइज करने की कोशिश करेगी, तो इसके साथ वो अपने साथ मॉइस्चर ले जाने की भी कोशिश करेगी। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से हमारा टेम्परेचर कम होता है और जब टेम्परेचर हमारा कम देखने को मिलता है तो इसकी वजह से जो एयर है हमारी वो उसका एक्सपैंड होती है, फैलाव होता है और वो ठंडी भी होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या फिर डस्ट पार्टिकल की वजह से डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ पानी जमा होने लगता है। इससे हमारा कंडेंसेशन होता है। ठीक, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद हमें बारिश देखने को मिलती है।
बट एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करने की ज़रूरत है कि हमारा कंडेंसेशन कहाँ पे हो रहा है, उसके आधार पर हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। मान लीजिए कंडेंसेशन नीचे ज़मीन के पास में हो रहा है तो फॉग या मिस्ट या देखने को मिलेगी, और अगर हमारा कंडेंसेशन थोड़ा ऊपर हो रहा है तो हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी, और कंडेंसेशन और ऊपर हो रहा है तो स्नोफॉल देखने को मिलेगी, और ऊपर हो रहा है तो आइस लाइन देखने को मिलेगी। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस टेम्परेचर पर क्या कंडेंसेशन हो रहा है तो कैसा क्या होगा, ओले गिरेंगे, बर्फ़ गिरेगी, बारिश होगी, क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बेसिकली आप इन 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। माना 0 डिग्री सेल्सियस हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, तो अगर कंडेंसेशन हमारा लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब कंडेंसेशन 0 डिग्री से कम पे हो रहा है, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, तब हमको स्नो देखने को मिलेगी, या फ्रॉस्ट देखने को मिलेगा, या हेल देखने को मिलेगा, या शीट देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर कंडेंसेशन हमारा हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर हमारा कंडेंसेशन हो रहा है, तब हमें फॉग या ड्यू या रेनफॉल या डीजल देखने को मिलेगी। ठीक, तो इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो लिक्विड प्रेसिपिटेशन है, अभी हम लोगों ने बोला था कि प्रेसिपिटेशन हमें तीनों फॉर्म में देखने को मिलता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन कैसे होता है और कब होता है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आ गया ड्यू पॉइंट। ठीक, हमने नोटिस किया होगा कि विंटर का जब टाइम होता है तब हम देखते हैं कि जो हमारी पत्तियां होती हैं या छत होती है या कोई भी सरफेस है, ठीक, ओपन सरफेस है, तो वहाँ पे हमें बूंदें देखने को मिलती हैं, पानी की बूंदें। ठीक, ये कहाँ से आ जाती हैं तो देखते हैं। सुबह ओस में जो मिलती है, ठीक, एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर ये कोल्ड सरफेस से टकराती है तो वहाँ डिपॉजिट हो जाती है। आपने देखा होगा अगर फ्रिज से आप ठंडी बोतल निकालते हैं, उसको बाहर रखते हैं, तो उस पर छोटी छोटी बूंदें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ठीक, फॉर्मेशन के ड्यू फॉर्मेशन के लिए हमारा क्लाउड आइडियल कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि क्लियर स्काई होनी चाहिए। अगर क्लियर स्काई नहीं होगी तो भाई क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बारिश हो जाएगी। ठीक, क्लाउड होने पर ड्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, समझ गए? क्योंकि अगर ऊपर क्लाउड है तो नीचे की हीट सरफेस से रेडिएट नहीं हो पाएगी और सरफेस ठंडी नहीं होगी और फिर ड्यू नहीं पड़ेगी। इसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होना चाहिए। कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स होंगी तभी तो हमारा ड्यू का फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक, ड्यू डीजल पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, अगर नीचे है तो बर्फ़ बनकर जमेगी, फ्रॉस्ट टाइप, वाइट फ्रॉस्ट रसिया में जैसे जम जाती है। बेसिकली हमारा होता क्या है कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर रिलीज करता है, टेम्परेचर ऊपर जाता है तो नीचे की सरफेस हमारी ठंडी हो जाती है। ठीक, जो विंटर है, विंटर सीजन में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल, देखो दिन हमारे छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, तो उसकी वजह से जो हीट लॉस है अर्थ का वो ज़्यादा हो जाता है। तो हीट लॉस हो गया तो नीचे की सरफेस हमारी कोल्ड हो गई, तो ऊपर की जब मॉइस्ट एयर है जब वो कोल्ड सरफेस से टकराती है तो हमें ड्रॉपलेट फॉर्म में डिपॉजिट देखने को मिलती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ड्यू का। अब हम देख लेते हैं फॉग। फॉग के लिए क्या होता है, इट इज़ नॉट सीन इन समर ड्यू टू द रीजन टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन नहीं होती है। फॉग बेसिकली हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से बनता है। अब ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऊपर बना रखा है इसी सीरीज़ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन में होता बेसिकली ये है कि कोल्ड एयर के नीचे हमारी ऊपर वार्म एयर जो बन जाती है, उसकी वजह से हमारा जो रेनफॉल की कंडीशन है वो बिल्कुल नहीं बन पाती है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा फॉग की कंडीशन है वो आपने देखा होगा विंटर में ही देखने को मिलती है, समर में देखने को नहीं मिलती है। तो इसका रीज़न यही है कि हमारा जो समर होता है इसमें हमें टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशंस देखने को नहीं मिलती है। तो कंडीशन क्या है, विंटर होना चाहिए, लॉन्ग नाइट्स होना चाहिए, लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट्स होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए। क्योंकि अगर क्लियर स्काई नहीं होगी तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारी जो हीट लॉस है वो होगी नहीं, और जब होगी नहीं तो हमारी जो नीचे की एनर्जी है ऊपर नहीं जाएगी, तो हमारी टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगी। ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, यहाँ से हीट रेडिएट हो रही है, क्लियर स्काई है, तो ये एनर्जी यहाँ से ऊपर चली जाएगी, तो ये सरफेस हमारी ठंडी हो जाएगी। जब यहाँ की सरफेस हमारी ठंडी हो जाएगी, ठीक, तो ऊपर की जो मॉइस्ट एयर है वो नीचे आने की कोशिश करेगी, तो इसकी वजह से हमारा फॉग की सिचुएशन बनेगी। अब आपने कुछ शहरों को देखा होगा जहाँ पे धुआं ज़्यादा होता है, स्मोक होता है,
तो यही स्मोक जब फॉग के साथ मिल जाता है तो स्मॉग बन जाता है और ये हार्मफुल होता है। इससे विजिबिलिटी भी लो हो जाती है, लोग को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे बारिश करा दी जाए तो जो ये चीज़ें हैं वो ज़मीन पे आ जाएंगी। ठीक, मान लीजिए हमारा दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है, वहाँ स्मोक है और फॉग भी बन जाता है तो स्मॉग बन जाता है। स्मोक प्लस फॉग मिल जाता है तो स्मॉग बन जाता है। तो ये स्मॉग काफ़ी हार्मफुल रहता है, उससे विजिबिलिटी भी लो हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बारिश करा दी जाए तो ये चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मिस्ट क्या है। मिस्ट बेसिकली हमारा माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलती है। ठीक, मिस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू द फॉग। ठीक, आपने कभी कभी देखा होगा कि फॉग के साथ में पानी की बूंदें भी आती हैं जाड़ों में। ठीक, तो ये वाली कंडीशन बेसिकली ज़्यादातर माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलती है। ठीक, मिस्ट में विजिबिलिटी हाई होती है 1 से 2 किलोमीटर तक। ये डिफरेंसेस हैं फॉग और मिस्ट में इन कंपैरिजन टू द फॉग। फॉग में आप 10 से 5 मीटर तक ही देख सकते हैं, बट मिस्ट में आप 1 से 2 किलोमीटर तक आराम से देख सकते हैं। मिस्ट में मॉइस्चर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द फॉग, इसी वजह से वो पानी की ड्रॉपलेट्स में आने लगता है। ठीक, मिस्ट सरफेस जो मॉइस्चर एयर है वो कोल्ड सरफेस की संपर्क में आती है, इसकी वजह से हमें मिस्ट देखने को मिलती है। क्वेश्चन, विंटर में इंडस्ट्रीज को बंद करने या काम करने के लिए क्यों कहा जाता है? बेसिकली अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ये इंडस्ट्रीज हैं इनसे हमारा रिलीज होता है SO2 और NO2 जो कि हार्मफुल है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये फॉग के साथ रिएक्ट करके स्मॉग बना लेते हैं, तो इससे हमारा विजिबिलिटी कम हो जाती है और श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, हेज क्या होता है? डज नॉट कंटेन मॉइस्चर एंड इज ड्राई। हेज बेसिकली जिसको हम लोग पाला कहते हैं। ठीक, इसमें मॉइस्चर होता नहीं है तो ये ड्राई होती है। नो कंडेंसेशन टेक प्लेस हियर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल, विजिबिलिटी इज लो। ठीक, अब बेसिकली हम लोग देख लेते हैं स्नोफॉल। प्लेन एरियाज में अगर कंडेंसेशन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ मान लो, तब स्नो नीचे आएगी, टेम्परेचर फिर बढ़ेगी और स्नो देखने को नहीं मिलेगा, तभी स्नोफॉल ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है। बेसिकली आप ध्यान करिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो स्नोफॉल है वो हमारी क्या नाम है ट्रॉपिकल रीजन में देखने को क्यों नहीं मिलती है। वो बेसिकली इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि मान लीजिए जो हमारा कंडेंसेशन है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर हो गया अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर में, फिर जब बारिश होती है तो वही जब जो हमारा आइस है जब नीचे आने लगती है तो फ्रिक्शन की वजह से वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर उसका बढ़ने लगता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो फिर से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाएगी, तो हमें स्नोफॉल देखने को नहीं मिलती है। बट यही कंडीशन रसिया हुई या हमारे ऐसे जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे कंट्रीज हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है स्नोफॉल, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है कोल्ड क्लाइमेट है, तो उस पर से जब स्नो आती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक, वाटर वेपर है आइस की कन्वर्ट होगा, सब्लिमेशन कहलाता है। जब वाटर वेपर डायरेक्ट जब कोई लिक्विड डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्जन इनटू उसमें लिक्विड फॉर्म में, तब उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे कंडेंसेशन होता है तो ड्यू बनेगी, उसके ऊपर होगा तो फॉग बनेगी, उसके ऊपर होगा तो रेनफॉल बनेगी, और 0 डिग्री के ऊपर हो रहा है तो स्नोफॉल होगी, उसके ऊपर होगा तो आइस लाइन देखने को मिलेगी। अब बेसिकली देख लेते हैं हेल स्टॉर्म या ओले क्या होते हैं। ओले कंडेंसेशन होगा अगर 0 डिग्री के नीचे तो आइस बनेगी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आना चाहेगी और बारंबार एयर मॉइस्चर अब ड्राफ्ट ऊपर निकलेगी और इस तरह लेयर की फॉर्म में ले लेंगे और ओले और नीचे गिरना स्टार्ट करेंगे। पहले ओले गिरेंगे फिर बारिश होगी। ठीक, देखिए मान लीजिए कंडेंसेशन हो रहा है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी मॉइस्ट एयर है ऊपर उठ रही है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमारी लेयर बनती जाएंगी, बर्फ़ ठंडी होती जाएगी और बर्फ़ बनती चली जाएगी। लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब इसका भार काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा मास, तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगी। ठीक, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी तो इनका वेट ज़्यादा होगा तो ये जल्दी आ जाएंगी पत्थर। ठीक, और बारिश उसके बाद में होगी। तभी आपने देखा होगा जब बारिश के टाइम पे जब हमारे बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ पहले आ जाती है, बर्फ़ गिरने के बाद बारिश होती है। ठीक, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये डायग्राम वाली कंडीशन ही स्लिट कहलाती है। ठीक,
कोल्ड है, फिर वार्म है, फिर कोल्ड है। मान लीजिए मॉइस्ट एयर गई ऊपर, उसने क्या नाम है क्लाउड बनाया। क्लाउड जो है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा बना था, इसकी वजह से हमारी स्नोफॉल हुई। लेकिन जैसे ही वार्म एयर के संपर्क में आएगी वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में आ जाएगी। लेकिन फिर से जैसे वो नीचे आएगी फिर कोल्ड फॉर्मेट में आ गई तो फिर से वो स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही जो कंडीशंस बनती जाती हैं इसे ही हम स्लीट कहते हैं। जब हमारा मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेनफॉल दोनों हो, रेनफॉल भी हो स्नो भी हो, ठीक, उसको हम स्लीट कहते हैं। अब एसिड रेन बेसिकली क्या है हमारा, जब रेन के साथ में हमारे कुछ हार्मफुल केमिकल्स मिल जाते हैं उसे हम एसिड रेन कहते हैं। जैसे रेनफॉल हुई, रेनफॉल के साथ SO2 मिल जाए या NO2 मिल जाए, इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हार्मफुल केमिकल्स हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से रेनफॉल के साथ SO2 मिल गया तो H2SO4 बना लेगा जो कि एसिड है, ठीक। NO2 रेनफॉल के साथ मिल गया H2O + 2NO2 बराबर 2HNO3 बना लेगा। तो दिस वॉज आवर वीडियो रिगार्डिंग द precipitation. I hope you understand it well. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन बने नया वीडियो बनाने की। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।